नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आर.के.जी में। दोस्तों, हम पिछले वीडियो लेक्चर में स्कंदगुप्त का संक्षिप्त सार को आपके सामने प्रस्तुत किए थे ताकि इस बृहद नाटक को याद करने में आपको बहुत ही आसानी हो। उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में बता दिया था ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। अब इस वीडियो लेक्चर में हम स्कंदगुप्त नाटक की कथा वस्तु का अंकवार सार प्रस्तुत करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं। स्कंदगुप्त नाटक जो है वह दीर्घ अवधि का नाटक है और स्कंदगुप्त में जो घटनाएं वर्णित है और जो प्रसंगों की बहुलता है, इसके कारण महेश आनंद जैसे कई रंग आलोचकों ने अर्थात रंग कर्म के आलोचकों ने इस नाटक को महाकाव्यात्मक नाटक की उपमा दी है, अर्थात महाकाव्यात्मक नाटक कहा है। तो प्रस्तुत नाटक की कथा वस्तु जो है दोस्तों वह 5 अंकों में और कुल 33 दृश्यों में विभाजित है, जिनका सार इस प्रकार आपको दिया जा रहा है। तो प्रथम अंक चालू होता है। प्रथम अंक की शुरुआत में उज्जैनी अर्थात उज्जैन में गुप्त साम्राज्य के स्कंधावार अर्थात छावनी या सैनिकों के शिविर में घूमते स्कंदगुप्त के स्वगत कथन से होती है, जिसमें जो चंद्रगुप्त के कथन से ज्ञात होता है कि उसकी उदासीन मनः स्थिति के साथ गुप्त साम्राज्य के प्रति समर्पित भाव का भी पता लगता है। स्कंद की उदासीनता और राजधानी अयोध्या में नित्य अर्थात रोज हो रहे परिवर्तनों से चिंतित गुप्त साम्राज्य के महानायक पर्णदत्त स्कंद को अपने अधिकारों के प्रयोग और उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए प्रेरित करते हैं। स्कंद जो है वह पर्णदत्त और चक्रपालित के संवादों से हुणों, पुष्यमित्रों और म्लेच्छों, जिसे अनार्य कहा गया है अर्थात ऐसे विदेशी जो आर्य नहीं हैं, इसके आक्रमण की सूचना मिलती है और इनकी पारस्परिक बातचीत में गुप्त सम्राट का सिंहासन हड़पने के लिए चल रहे षड्यंत्रों का भी संकेत है। दृश्य का अंत चक्रपालित के पुष्यमित्रों पर विजय अभियान और स्कंद द्वारा दूत से मिले संदेश के उपरांत मालव राज्य की सहायता के निर्णय से होता है। तो पहला दृश्य इस तरह खत्म हो जाता है दोस्तों। अब दूसरा दृश्य जो चालू होता है उसमें कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट कुमार गुप्त और उनकी परिषद में यह दृश्य जो है वह घटित होता है। इस दृश्य में धातुसेन और मुदगल के संवादों में हास्य व्यंग की झलक मिलती है। मंत्री कुमार अमात्य पृथ्वीसेन महाराज को मालव, हुणों और पुष्यमित्रों के आक्रमण और संबंधित योजना से अवगत कराते हैं। इस दृश्य का अंत महारानी अनंत देवी द्वारा महाराज के लिए किए गए नृत्य गायन और मदिरा पान के प्रबंध से होता है। तृतीय दृश्य में इसमें आरंभ पथ में मातृगुप्त के स्वगत कथन से किया गया है। इसका आरंभ जिसमें मातृगुप्त कवि कर्म की विडंबना और अपनी मातृभूमि कश्मीर से विलग अर्थात अलग होने के द्वंद्व से ग्रस्त दिखता है। इसके बाद मातृगुप्त कुमार दास के पारस्परिक अर्थात मातृगुप्त और कुमार दास का जो वार्तालाप है, इससे मगध साम्राज्य में होने वाली भावी हलचल का संकेत मिलता है। उसके बाद चतुर्थ और पंचम दृश्य की बात करें तो इसमें कई घटनाओं को अपने अंदर ये समाये हुए हैं, जैसे कि अनंत देवी अपने प्रकोष्ठ में बौद्ध कापालिक प्रपंच बुद्धि भटार्क और शर्वनाग के साथ मिलकर महाराज कुमार गुप्त की मृत्यु के साथ ही स्कंदगुप्त के स्थान पर पुरगुप्त को गुप्त सम्राट बनाने का कुटिल षड्यंत्र रचती है।
इन कार्यों का विरोध करने वाले गुप्त साम्राज्य के सेवक हैं दंडनायक, महाप्रतिहार, पृथ्वीसेन जो है वह पुरगुप्त और भटार्क के धृष्टतापूर्वक व्यवहार से आहत होकर आत्मघात अर्थात आत्महत्या कर लेते हैं। छठे दृश्य में हुणों की बर्बरता का संकेत है। सप्तम दृश्य में अवंती के दुर्ग से संबंधित है। स्कंदगुप्त की सहायता पाकर मालव राज्य विदेशी आक्रांताओं से मुक्त हो जाता है और इसी सातवें दृश्य में स्कंदगुप्त विजया के प्रति आकर्षित होता है। तो यह गीतिमय और भावमय चरित्र देवसेना का भी इसी दृश्य में दर्शक या पाठक से परिचय होता है। तो सप्तम दृश्य में विजया और देवसेना इन दोनों के बारे में हमें पता चलता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम दूसरे अंक में। तो दूसरे अंक में क्या होता है इसको देखिए। दूसरे अंक के पहले दृश्य की शुरुआत मालव में शिप्रा तट कुंज पर देवसेना और विजया के वार्तालाप से होती है, जिससे विजया का स्कंद के प्रति आकर्षण का भाव ज्ञात होता है। किंतु स्कंद चक्रपालित के वार्तालाप को सुनकर विजया को राज्य प्राप्ति के प्रति स्कंद की उदासीनता अपनी महत्वाकांक्षा में बाधा दिखाई देती है। द्वितीय दृश्य में स्कंद की सौतेली माता महारानी अनंत देवी के कहने पर मठ में प्रपंच बुद्धि, भटार्क और शर्वनाग स्कंदगुप्त की माता और स्वर्गीय महाराज की बड़ी पत्नी देवकी की हत्या का षड्यंत्र रचते हैं। तो इस प्रपंच में अनंत देवी जो कि सौतेली माता रहती है स्कंद की, वो जो है देवकी की हत्या अर्थात जो उसकी स्कंदगुप्त की माता है, सगी माँ है, उसकी हत्या का षड्यंत्र रचते हैं। तृतीय दृश्य में देवकी के मंदिर में शर्वनाग और उसकी पत्नी रामा की आपसी बहस से आरंभ होती है, जिसके द्वारा देवकी की सेविका रामा को मदिरा और महत्वाकांक्षा से उन्मत्त अपने पति की बातों से देवकी की हत्या के षड्यंत्र की भनक लग जाती है। वह शर्वनाग को समझाने का निष्फल प्रयास करती है, लेकिन शर्वनाग नहीं समझता। चतुर्थ दृश्य में देवकी और रामा बंदी गृह में दिखाई देते हैं। अनंत देवी के आदेश के अनुरूप शर्वनाग देवकी की हत्या करने को तत्पर है। अचानक स्कंदगुप्त धातुसेन और मुदगल के साथ पहुंचकर अपनी माता देवकी को बचा लेता है। पंचम दृश्य में अवंती दुर्ग का जो दृश्य है यह दिखाया गया है, जिसमें मालव नरेश बंधुवर्मा अपने छोटे भाई भीमवर्मा के साथ सहमति से मालव राज्य को स्कंदगुप्त के नियंत्रण में देने का निर्णय लेता है। उसकी पत्नी जयमाला अर्थात बंधुवर्मा की पत्नी जयमाला शुरू में इसका विरोध करती है, किंतु देवसेना, भीमवर्मा और बंधुवर्मा के सम्मिलित विचार जानकर सहर्ष सहमत हो जाती है। याद रखें दोस्तों, देवसेना मालव राज्य की है। इसके बाद दूसरे अंक के छठे दृश्य में पथ में भटार्क और उसकी माता कमला के आपसी वार्तालाप से यह दृश्य शुरू होता है। कमला अपने पुत्र को गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा के विरुद्ध किए गए अनैतिक कार्यों के लिए दुत्कारती है और यहीं पर विजया जो है भटार्क के प्रति आकर्षित होती है। सातवें दृश्य में राज्यसभा में स्कंदगुप्त अपने पिता के बड़े भाई गोविंदगुप्त और माता देवकी की चरण वंदना करता है। मालव नरेश अपने राज्य को स्कंदगुप्त के नेतृत्व में समर्पित कर देता है। स्कंद को राज्य सिंहासन पर बिठाया जाता है। शर्वनाग और भटार्क को क्षमा कर दिया जाता है। विजया द्वारा भटार्क का वरण करने की सूचना पाकर स्कंद जो है वह आश्चर्यचकित हो जाता है। तृतीय अंक में हम देखते हैं दोस्तों, तृतीय अंक के पहले दृश्य में शिप्रा तट पर
प्रपंच बुद्धि और भटार्क के वार्तालाप के दौरान विजया और देवसेना वहाँ पहुँचती है। दूसरे दृश्य में विजया ईर्ष्यावश देवसेना को धोखे से प्रपंच बुद्धि के पास उसकी बलि देने के लिए छोड़ आती है और बलि से पूर्व अचानक स्कंदगुप्त आकर देवसेना को बचा लेता है। तो देवसेना और स्कंद के आलिंगन में प्रसाद जी ने उसके पारस्परिक प्रेम का संकेत दिया है, अर्थात देवसेना और स्कंद एक दूसरे को प्रेम करते हैं। तृतीय दृश्य में मगध में अनंत देवी, पुरगुप्त, विजया और भटार्क के षड्यंत्रकारी वार्तालाप से शुरू होता है। अनंत देवी की पुरगुप्त को मगध सम्राट बनाने की इच्छा अभी खत्म नहीं हुई है। बौद्धों को स्कंद के विरुद्ध भड़काया जा रहा है। भटार्क हूण सेनापति खिंगिल से मिलकर आर्यावर्त को संकट में डाल रहा है। वहीं भावी सम्राट पुरगुप्त भोग विलास में लिप्त दिखाई देता है। आम सैनिक भी इस षड्यंत्र को समझते हुए भटार्क का विरोध करते हैं। चतुर्थ दृश्य में देखते हैं, इसके अंतर्गत उपवन में जयमाला और देवसेना का वार्तालाप होता है। इसी दृश्य में मातृगुप्त को कश्मीर का शासक नियुक्त करने की सूचना मिलती है। पंचम दृश्य में और षष्ठ दृश्य क्रमशः गांधार घाटी और दुर्ग के सम्मुख कुंभा के रण क्षेत्र से संबंधित है। स्कंदगुप्त के नेतृत्व में हूणों से लड़ते लड़ते बंधु वर्मा की मृत्यु हो जाती है। भटार्क के हूणों के पक्ष में की गई जो कुटिल योजना है, इसके फलस्वरूप कुंभा का बांध तोड़ दिया जाता है, जिसके कारण हूण दुर्ग में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात किले में प्रवेश कर जाते हैं और सैनिकों समेत स्कंदगुप्त कुंभा के जल में बह जाता है। तो इस तरह स्कंदगुप्त कुंभा के जल में बह गया। चतुर्थ अंक में हम देखते हैं दोस्तों, चतुर्थ अंक जो कि आखिरी चतुर्थ अंक के बाद पांचवा अंक है। चतुर्थ अंक में हमें पहला दृश्य देखा कि प्रकोष्ठ में विजया और अनंत देवी के वार्तालाप से यह दृश्य शुरू होता है। अनंत देवी विजया को अपने पुत्र पुरगुप्त की रानी बनने का स्वप्न दिखलाती है, लेकिन विजया भटार्क को छोड़कर शुद्र पुरगुप्त के विलास जर्जर मन और यौवन में जीर्ण शरीर का अवलंब नहीं लेना चाहती। शुद्ध अनंत देवी के कटु बाणों से आहत होकर विजया स्वगत कथन में अपने अतुल धन और दिशा भ्रमित अस्तित्व पर विचार कर ही रही होती है कि अचानक सैनिक वेश में आया शर्वनाग उसमें भटार्क की महत्वाकांक्षा के कारण हूणों के आतंक से घिरे गुप्त साम्राज्य के कल्याण मार्ग को स्वच्छ करने की प्रेरणा जगाता है। तो इस तरह से दूसरा प्रथम दृश्य खत्म होता है। अब दूसरा दृश्य में भटार्क के शिविर में हो रहे नृत्य गायन से यह दृश्य शुरू होता है। स्कंदगुप्त की माता महारानी देवकी के साथ भटार्क की माँ कमला वहाँ पहुँचती है। देवकी अपने पुत्र स्कंदगुप्त के विषय में भटार्क से पूछती है और उसका गैर जिम्मेदाराना अर्थात चिंतादायक उत्तर सुनकर वह प्राण त्याग देती है। तो इस घटनाक्रम से आहत अपनी मां कमला के कटु वचनों से लज्जित भटार्क शस्त्र त्याग देता है और अपनी दुर्बुद्धि से फिर कभी कष्ट न पहुंचाने का संकल्प लेता है। तृतीय दृश्य में कश्मीर के न्यायाधिकरण में मातृगुप्त और वेश्या रूप में उसकी प्रेमिका मालिनी की विचित्र स्थितियों में भेंट होती है। तभी मातृगुप्त को चर द्वारा स्कंदगुप्त का कुछ भी पता न लगने और जल्द ही कश्मीर पर हूणों का आक्रमण होने का समाचार मिलता है। अपने भीतर और बाहर की विपरीत परिस्थितियों से मातृगुप्त हताश और निराश हो जाता है। चतुर्थ दृश्य के अंतर्गत नगर प्रांत के पथ में धातुसेन और बौद्ध भिक्षु प्रख्यात कीर्ति की बातचीत है, जिसमें महान संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य वाले भारत में
बौद्ध जनता और संघ के साम्राज्य के विरुद्ध होने का संकेत है। पांचवा दृश्य में इसी क्रम में है, जिसमें ब्राह्मण और बौद्धों का संघर्ष दिखलाया गया है और उन्हें मानव प्रेम का मूल पाठ धातु सेन और प्रख्यात कीर्ति के माध्यम से प्रसाद जी ने सिखाया है। षष्ठम दृश्य में पथ में विजया जो है वह मातृगुप्त को भारत की महिमा के गीत गाने के लिए प्रेरित करती है। वहीं चक्रपालित और प्रख्यात कीर्ति भी आ जाते हैं। सप्तम दृश्य के अंतर्गत भटार्क की माता कमला की कुटी में विचित्र वेश में स्कंदगुप्त का प्रवेश होता है। स्कंदगुप्त अपने मन की भीतरी और बाहरी परिस्थितियों के कारण तीव्र द्वंद्व से ग्रस्त है। वहीं शर्वनाग हुणों के अत्याचार से पीड़ित और त्रस्त होकर उन्मत्त अवस्था में आता है। उसके बाद शर्वनाग की पत्नी रामा आती है। वह भी हुणों के अत्याचार के कारण पागलों जैसी स्थिति में पहुंच चुकी है। तो इन दोनों की दशा देखकर स्कंदगुप्त का आंतरिक द्वंद्व और घना हो जाता है, किंतु हताश और निराश स्कंदगुप्त को कमला जो है वह राष्ट्र रक्षा के प्रति पुनः उत्साहित करती है। पांचवा और अंतिम अंक को देखते हैं दोस्तों। इसके पहले दृश्य के अंतर्गत पथ में मुदगल और विजया के वार्तालाप से पता लगता है कि विजया अपने किए पर शर्मिंदा है और क्षमा के लिए स्कंदगुप्त से मिलना चाहती है। इसी दृश्य में भटार्क के स्वगत कथन में उसके अपराध बोध और आत्मग्लानि को व्यक्त किया गया है। दूसरे दृश्य की शुरुआत कनिष्क स्तूप के पास बनी महारानी देवकी की समाधि के पास पर्णदत्त भारत की दुर्दशा से चिंतित है। एक नागरिक से हुई पर्णदत्त की बातचीत में प्रसाद जी ने देश की जर्जर स्थिति से बेखबर युवकों के भोग विलास पर व्यंग्य किया है। महारानी की समाधि पर देवसेना और स्कंदगुप्त की भेंट होती है। स्कंदगुप्त देवसेना के समक्ष अपनी प्रेममय भावनाओं को प्रकट करता है, किंतु देवसेना राष्ट्र सेविका ही बनी रहना चाहती है। देवसेना के इस भाव को देखकर स्कंदगुप्त जो है वह कुमार जीवन अर्थात कभी भी शादी न करने का प्रण लेता है, संकल्प लेता है और इसके बाद विजया अपने यौवन और अतुल्य धन के आकर्षण से स्कंदगुप्त को लालायित करना चाहती है, जिसे स्कंद जो है वह ठुकरा देता है। विजया का पति भटार्क भी उसी समय वहां आ जाता है, जिसके कटु वचन सुनकर विजया आत्महत्या कर लेती है। विजया के शव को धरती में गाड़ते समय भटार्क को विजया का रत्न गृह प्राप्त हो जाता है, जिसे वह सेना के संकलन में व्यय करने की बात स्कंदगुप्त से कहता है। तृतीय दृश्य में देखते हैं कि स्तूप के पास पर्णदत्त और देवसेना नागरिकों से भीख मांगते हुए उन्हें हुणों के विरुद्ध एकजुट होने का संदेश देते हैं। उनके साथ बदले हुए वेश में मातृगुप्त, भीमवर्मा, चक्रपालित, शर्वनाग, कमला, रामा आदि भी हैं। भीड़ में से स्कंदगुप्त निकलता है और पर्णदत्त के समक्ष स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रस्तुत करता है। चतुर्थ दृश्य में देखते हैं दोस्तों, इसमें महाबोधि विहार का दृश्य है, जिसमें अनंत देवी, पुरगुप्त, प्रख्यात कीर्ति और हुण सेनापति की बातचीत चल रही है। प्रख्यात कीर्ति हुणों की हिंसक नीति का तिरस्कार करता है, जिससे अनंत देवी क्रुद्ध हो जाती है। हुण सेनापति प्रख्यात कीर्ति का वध करना चाहता है, तभी धातुसेन सैनिकों सहित पहुंचकर प्रख्यात कीर्ति को बचा लेता है और बाकी सब को बंदी बना लेता है। पांचवा दृश्य रण क्षेत्र का है, जिसमें स्कंदगुप्त, भटार्क, चक्रपालित, पर्णदत्त, मातृगुप्त, भीमवर्मा आदि सेना के साथ हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार नामक गीत गाकर उद्बोधित करते हैं और हुण आक्रमणकारी खिंगिल और स्कंदगुप्त के बीच घोर युद्ध में खिंगिल घायल हो जाता है। खिंगिल को बंदी बना लिया जाता है। स्कंदगुप्त को बचाने में पर्णदत्त की मृत्यु हो जाती है।
तभी धातुसेन के साथ आए बंदी वेश में पुरगुप्त और अनंत देवी स्कंदगुप्त से क्षमा मांगते हैं। स्कंद पुरगुप्त को युवराज बना देता है और खिंगिल को चेतावनी देकर छोड़ देता है। अष्टम दृश्य में दोस्तों इस अंक का और नाटक का भी अंतिम दृश्य है। इसमें उद्यान में देवसेना के स्वागत कथन और उसके द्वारा गाए गए गीत आह वेदना मिली विदाई नामक गीत में देवसेना की पीड़ा झलकती है। स्कंदगुप्त और देवसेना की भावुक भेंट में देवसेना स्कंदगुप्त से विदा मांगती है और स्कंद न चाहते हुए भी उसको विदा देता है। इसी के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों नाटक के आरंभ भी स्कंदगुप्त स्वगत कथन से होता है और नाटक के अंत में भी हम स्कंदगुप्त को अकेला पाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने स्कंदगुप्त नाटक का अंकवार कथासार आपको प्रस्तुत किया। अगर आपको अच्छा लगा, आपको यह वीडियो समझ आया तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप तक जो भी नया वीडियो डाला जाए वह आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।